हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? चलिए भैया, फाइनली आज हम प्रतिशत चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। आज परसेंटेज का दी एंड। कुछ अच्छे अच्छे सवाल और हैं, इजी हैं लेकिन थोड़ा घुमाए फिराए हैं, तो देखते हैं आज इन सारे सवालों को। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या करें साक्षी जी, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग, सब लोग बढ़िया, स्वस्थ तंदुरुस्त। हम्म ओके, चलिए बढ़िया। जय श्री महाकाल। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है। कल हमने आपको इसके बारे में हिंट भी दिया था और शायद आपने करने का प्रयास किया होगा, नहीं किया है तो देखते हैं।
हम करके आपको बताते हैं। चलो, आपसे कहा है एक व्यक्ति महीने का 50,000 रुपए, उसका मासिक वेतन जो है 50,000 रुपए है, चार चीजों पे खर्चा करता है। एक ई है, एक टी है, एक सी है ना, और एक फिर उसके पास बचत है यानी सेविंग्स है। मैंने कल आपसे कहा था कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो आप उसको 100% मानकर करना। ठीक है, तो आपसे कहा है कि ई आय का 60% था। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, तो ई जो है आय का 60% है यानी 60, है ना। टी जो है, टी ई का 20% है, 60 का 20% कितना होता है, तो 12 होता है। और सी जो है टी का 15% है, यानी 12 का 15% है, तो 12 का 15% मतलब 1.8। अब हम जानते हैं कि इन चारों का योग कितना होगा, 100 होगा। तो 100 में से कितना हो चुका है उतना हटा दो, जो बचा वो अपने काम का, है ना। तो सेविंग्स कितनी है, तो 60 और 12 72 73, 73.8 में यहां से हटा दूंगा, तो हमारे पास बचेगा बचत में 26.2, 26.2। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है। 100 का 60% 60, 60 का 20% 12, 12 का 15% इतना, और 100 में से इन तीनों को जोड़ा 73.8 गया, तो बचा कितना, 26.2। अब इसके बाद क्या होता है, जब उसका वेतन 40% बढ़ गया, देखो पहले कितना कमाता था, पहले 100% कमाता था, लेकिन अब कितना कमा रहा है, अब वो 40% ज्यादा कमा रहा है, यानी अब वो 140% कमा रहा है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चीजें चारों वही आ जाएगी, ई अभी भी आएगा, टी अभी भी आएगा, सी अभी भी आएगा, सेविंग्स अभी भी आएगी। अब वो बोल रहे हैं ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा, यानी ई का जो खर्चा था वो अभी भी कितना है, वो अभी भी 60% है। किसका, 140 का। 140 का 60% कितना होता है, 84 होता है। मतलब ई का खर्चा सेम है। खर्चा सेम होने का मतलब है कि पहले 100 का 60% था, अब 140 का 60%, ये सब परसेंटेज में है ना। अब 140 का 60% है, यानी 60% तो है, लेकिन 140 का 60% है, ये मेन बात है। समझ में आया, क्लियर इतनी है। चलो फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं टी का ई से 30%, टी जो है ई का 30% हो गया, तो ई का 30% यानी 84 का 30% हम निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 24 और 1 25, तो ये आएगा आपका 25.2। और आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे बोल रहे हैं सी टी का 20% है, सी जो है टी का 20% है, तो 25.2 का 20% यानी 1/5, 5 का भाग देंगे 5 बार। ठीक है, इसके बाद ये आपका 0.4 हो जाएगा, 5.04 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको पता है कि सबका योग 140 होना चाहिए, तो 140 में से इन तीनों को जोड़ के घटाएंगे, तो बचा हुआ हमें क्या मिलेगा, सेविंग्स मिलेगा, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन तो है भैया, कैलकुलेशन तो थोड़ा करना पड़ेगा। तो चलो इन तीनों को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 140.00 ले लेते हैं, ये कितना है 4, ये कितना है 2, ये हो गया। अब है 5 और 5 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 8 2 10, 5 15 और 1 हो जाएगा कितना आपका, 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। अरे ज्यादा कैसे हो गया, ये कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने। अच्छा ये 5 को नहीं लेना यार, 1 मिनट, ये आपका 24 हो गया। 5 और 5 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, है ना। 8 2 10 और 1 11, 114 आएगा। ठीक है, 114। तो 100 में से आपने अगर 24 घटा दिया तो 76 आ जाएगा, और 140 में से अगर आपने 14 घटा दिया तो 26 आ जाएगा, यानी यहां पे 26.76 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 25.76 क्लियर है। चलो अब आगे बात समझना, इन्होंने बोला है दोनों बचत का अंतर बताओ, है ना।
दोनों बचत का क्या बताओ, दोनों बचत का अंतर बताओ। तो पहले बचत कितनी थी 26.2 और अब बचत कितनी है, अब बचत है 25.76। तो दोनों में कितने का अंतर है बताना जरा, दोनों में आप डिफरेंस लोगे, है ना। तो दोनों में अगर आपने डिफरेंस लेने का प्रयास किया तो ये 4 आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा और यहां 0 आ जाएगा। तो 0.44% का डिफरेंस है। किसका, इनकम कितनी थी उसकी 50,000 थी, तो 50,000 का 0.44% आप निकालेंगे, है ना। तो वो आ जाएगा आपका 220, दोनों बचत का अंतर। लेकिन एक चीज और है ना, एक चीज और है, इससे बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि यहां पे इनकम कितनी थी, यहां पे इनकम 50,000 थी, तो यहां 50,000 का 26.2% वो बचा रहा था। लेकिन बाद में उसकी इनकम 40% बढ़ गई, तो 50,000 का 40% होता है 20,000, तो अब उसकी इनकम 70,000 हो गई। अब वो 70,000 का क्या है 25.76 बचा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना। पहले वो 50,000 का 26.2% बचा रहा था, बाद में इनकम 40% बढ़ गई ना, 50,000 का 40% होता है 20,000, तो बाद में वो 70,000 कमाने लगा और 70,000 का 25.76% बचाएगा। अब इसके आगे आप कर लेना, यहां आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, फिर यहां कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और इन दोनों को घटाओगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। कर लोगे इसके आगे। 220 आंसर गलत होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इनकम दोनों जगह सेम नहीं है ना, दोनों बचत के बीच का अंतर रुपए में क्या होगा। तो जब इनकम ही अलग अलग हो गई, बाद में उसकी इनकम 40% बढ़ गई ना, तो पहले 50,000 का, बाद में 70,000 का, तो हमें दोनों में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आंसर हो सकता है इनमें से कुछ आए, हो सकता है इनसे अलग आए, ठीक है। हाँ, आया किसी का आंसर। 220 क्यों सही होगा। हम्म 50,000 का 0.44 हम तब निकालते जब दोनों जगह इनकम सेम होती, पर पहले वो 50,000 का इतना बचा रहा था, बाद में पहले उसकी कमाई 50,000 थी, पहले उसकी सैलरी 50,000 थी, बाद में उसकी 40% बढ़ गई, तो बाद में तो वो 70,000 कमाने लगा ना। तो अंतर का लॉजिक तो गलत हो जाएगा, 50,000 का 0.44 क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोनों जगह इनकम अलग अलग है ना, तो वैसे नहीं होगा, गलत होगा वो, ठीक है। कॉपी पेस्ट वालों को मैं जवाब नहीं दूंगा, support@winners institute.in पे मेल करें, आप कितना भी लिखो कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन से अलग आंसर आ सकता है, हो सकता है चारों ऑप्शन से मैच ना हो, आप देख लेना इसको करके आराम से। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 161। इसको एक बार जरा अच्छे से ध्यान से ढंग से पढ़ो, जल्दी से, जल्दी से इसको एक बार पढ़ो। और अब मैं जो आपको सवाल करा रहा हूं थोड़े से कुछ डिफरेंट पैटर्न में भी मिलेंगे, लेकिन ये सवाल आपसे बन सकते हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो ये चीजें आपसे बन जाएंगी। 4932 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4932 ठीक है।
अधिकतर बच्चे इसका आंसर 4932 दे रहे हैं। एक बार आप अपने हिसाब से और चेक कर लेना, 4932 देख लेना एक बार, है ना। चलो बता दूं, देखिए ए की आय बी से 57 1/7% है और ए की आय बी की आय से 525% अधिक है। ए की बचत बी के व्यय का 16.66 है। यदि उनकी बचत में अंतर 315 है तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करिए। बहुत घुमाया हुआ सवाल है। ए हो गया और बी हो गया, है ना। हमें पता है कि एक हमें लेना पड़ेगा आय यानी इनकम, एक हो जाएगा व्यय यानी एक्सपेंडिचर, और एक हो जाएगा बचत यानी सेविंग्स। तीन चीजें लेनी पड़ेंगी क्या, है ना। चलो बोल रहे हैं ए की इनकम बी का 57 1/7 है। मुझे बताओ कि 57 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ना। आपको पता है कि 1/7 होता है 14 2/7, है ना। और अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, नहीं अपने को यहां पे 7 1/7 14 2/7 14 28 42 4 बार में काम हो जाएगा। ये अगर इसको आप 4 गुना करोगे तो 4 गुना करने पे ये पता है क्या बनेगा, 57 1/7। तो इसका भी 4 गुना करेंगे तो ये आएगा 4/7। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया, और ये हमने परसेंटेज में पहले भी करा है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7। क्या मतलब हुआ, ए की इनकम बी का इतना है, अगर बी की इनकम 7 होगी ना तो ए की इनकम 4 होगी, ऐसा बोल रहे हैं वो। अगर बी की इनकम 7 होगी तो ए की इनकम क्या होगी, 4 होगी। ये हट गया। ए की आय बी की बचत से, अब देखो 525% का मतलब होता है 525/100, है ना। 25 से उड़ाओगे तो 25 का दुगना, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, है ना। यही होगा, 25 का दुगना 50, 25 से एक बार, तो यह आएगा 21/4। अब क्या बोल रहे हैं, ए की इनकम बी की बचत से 525% अधिक है। 525% यानी देखो बी की बचत कहां है, बी की बचत ये है, ए की आय बी की बचत से। अगर बी की बचत 4 होगी, अगर बी की बचत 4 होगी ना तो ए की इनकम उससे 21 ज्यादा, इससे 21 ज्यादा, इससे 21 ज्यादा, यानी कितनी ज्यादा होगी, इससे 21 ज्यादा यानी कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 25 ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये क्या होना चाहिए, इस हिसाब से ये होना चाहिए 25। नहीं आया समझ में। देखो 2 2 3 3 रेशो है, अभी अपन सबकी पजल को सॉल्व कर लेंगे, आप बस ध्यान से सुनना, है ना। शब्दों पे ध्यान देना, कभी व्यय को बचत से, इनकम को आय बचत से, कहीं भी कुछ भी जोड़ देंगे। ध्यान से आप बस सुनते जाना मेरी बात, है ना। ए की आय बी की बचत से 525% ज्यादा है। अगर बी की सेविंग्स 4 हो तो ये बोल रहे हैं कि उस हिसाब से ए की इनकम 25 होना चाहिए। अगर यहां 4 हो तो यहां 25 होना चाहिए, ये इनका मतलब है। ठीक है, चलो बात खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है। 16.66% का मतलब होता है 1/6, है ना। ए की बचत बी के व्यय का इतना है, मतलब मान लो बी का खर्चा अगर यहां पे 6 है, बी का खर्चा, अच्छा इसको हटा दूं क्या एरो को, अब अगर ये 4 हो तो ये 25 हो, ये 6 हो तो ये क्या हो, 1 हो। ए की बचत बी के खर्चे का 1/6 होना चाहिए। अगर ये 6 हो तो ये क्या हो, 1 हो। उनकी बचत में अंतर 315 का है, तो ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करिए। यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब मैं जो इसके आगे बता रहा हूं उसको ध्यान से थोड़ा सा सुनना, ठीक है। देखो भाई, ये 4 हो तो ये 25 हो, मतलब यहां पे आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, पर ये तो पहले से 4 है। तो एक काम करो, ये 4 है तो इधर 4 का गुणा कर दो, और ये 25 होना चाहिए तो यहां भी 25 का गुणा और यहां भी 25 का गुणा कर दो। भाई ये पहले से 4 था तो ये 7 था,
पर हमें ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 4 हो तो ये 25 हो। ठीक है, अगर ये 4 हो तो ये 25 हो, जबकि ये पहले से 4 है, तो ये 4 है तो इसको 4 से गुणा कर दो, ये क्या बन जाएगा 16, और ये 25 होना चाहिए तो 25 का 4 में गुणा करो, ये क्या बन जाएगा 100, और यहां 25 का 7 में गुणा करो तो ये क्या बन जाएगा 175। अब सारी बातें सेट हो गई। देखो, अगर ये 16 है तो ये क्या है 100 है ना। 4 से 4 बार कटा, 4 से 25 कटा, कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है, यही तो चाहिए था 21/4। अगर ये 16 हो तो ये क्या हो, ये 100 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो हमने यहां पे 4 का गुणा किया, ये बेसिकली क्या है 4 का आपने यहां पे 4 बार गुणा किया, ये बेसिकली क्या था 4 में आपने 25 का गुणा किया, और इसमें क्या किया आपने, इसमें 7 में 25 का गुणा किया। भाई 25 का गुणा इसको करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये 175 बन गया, ये 100 बन गया, ये 16 बन गया, सब बातें सेट हो गई, सही है। अब एक चीज और देखना, अभी इस 6 को मत देखना, मुझे बताओ कि 175 रुपए बी कमाता है, उसमें से बचाता 16 है, उसमें से 16 बचाता है, तो बचा कितना, 15 में से 6 गया और 16 में से 1 गया, तो ये बचाता कितना है, ये बचाता है 159, सॉरी ये खर्चा कितना करता है 159। अरे यार कैसे समझाएं तुम्हें, ऊपर से जा रहा है, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो एक बात समझो, 57 1/7% का मतलब होता है 4/7, है ना, और 525% का मतलब होता है 21/4। सुनना बात ध्यान से, इन्होंने बोला कि अगर B 7 हो तो A 4 हो, एक बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, भाई मैं ऐसे करता हूं, ये 4x है, ये 7x है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि अगर B की बचत 4 हो तो A की इनकम उससे 21 ज्यादा होनी चाहिए, 21 ज्यादा होनी चाहिए, यानी 25 होनी चाहिए। अगर ये 7 हो तो ये 4 हो, एक बात। अगर ये 4 हो तो ये 25 हो, दूसरी बात। अब हमें इन दोनों को मिला के एक बनाना है ना, दोनों को एक बनाना है। तो ये 4 हो तो ये 25 हो, ये 7 हो तो ये 4 हो, मतलब यहां पे ये मजबूर कर रहा है हमें 25 का गुणा करने के लिए। तो आप एक काम करो, 25 का गुणा दोनों में कर दो, 25 का 4 गुना कर दो और 25 का 7 गुना कर दो। पर क्योंकि ये 4 था तो इसको 4 से और गुणा करेंगे तो दोनों रेशो सेट हो जाएंगे, दोनों अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। तो आपने क्या करा, 25 का गुणा 4 में करा 100, 25 का गुणा 7 में करा 175, और 4 में 4 का गुणा कर दिया तो ये 16 आ गया। अब ये सेट हो गया। अब बाकी फिर इसको रिपीट करके बाद में और देखना, है ना। 175 में से 16 बचत है तो खर्चा कितना है 159। और इन्होंने एक बात और हमसे कही थी कि ए की जो बचत है वो बी का 16.66 है, यानी 159 अगर ये खर्चा कर रहा है तो इसका 1/6 ए की बचत है। ठीक है, खत्म काम। अब आगे देखो, उनकी बचत में अंतर 315 है, यानी 159/6 में से 16 दोनों की बचत का अंतर कितना है, तो वो है 315। इससे हमें 1 की वैल्यू मिलेगी, दोनों की बचत का अंतर है तो इससे हमें दोनों की बचत का अंतर पता चल जाएगा। तो देखो एलसीएम लेंगे 6, ये रहेगा 159, 16 और 6 हो जाएगा आपका 96 बराबर में 315, है ना। और आगे बढ़े, 159 में से 96 गया तो 59 और 4 कितना हो जाएगा, 96 में यहां 4 है, इसमें 4 और जुड़ जाएगा तो ये आपका 63 बन जाएगा, 63 का डिफरेंस आ जाएगा। और नीचे क्या है 6 बराबर में 315। अब 63 से ये कटता है क्या, 63 के पहाड़े में आता है क्या, बिल्कुल आता है 5 बार, और 6 पंजे 30, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब अगर 1 की वैल्यू 30 आ गई तो आपसे क्या बोला है, ए और बी की इनकम का डिफरेंस बताओ, ए और बी की आय का अंतर बताओ। तो ए की आय और बी की आय का अंतर, दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 75 का, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, दोनों में अंतर कितने का है, दोनों की आय में अंतर है 75 का, और यहां एक की वैल्यू कितनी है 30 है। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की इनकम का डिफरेंस 2250 आएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर।
ठीक है, आया मजा। 159 कहां से आया? 175 में से 16 की बचत, तो खर्चा कितना? 159। और इन्होंने बोला कि ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का, बी का जो खर्च है उसका 16.66% है। ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का 1.1 है, तो हमने 159 का 1/6 यहां लिखा। और दोनों की बचत का अंतर 315 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 315 के बराबर आएगा। एक की वैल्यू 30, दोनों की इनकम का डिफरेंस 75, एक की वैल्यू 30 तो 75 कितना? 2250। ठीक है, एक बार आराम से इसको आप एक दो बार रिपीट करके देखना, आ जाएगा समझ में। ठीक है भाई, देखो आपको अच्छा लगे या बुरा, ना पेपर बनाने वाले का कुछ बिगड़ना है, ना पेपर इस प्रश्न का कुछ बिगड़ना है, सीखना आपको ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रश्न में, बचत में अंतर 315 है, तो दोनों की बचत का अंतर 315, इसलिए बोलते हैं प्रश्न ढंग से पढ़ो सब चीजें बनेंगी। चलो अगला सवाल देखो, 162। अच्छे से इसको पढ़ो, आपको क्लियर स्क्रीन करके मैं दे रहा हूं, ध्यान से ढंग से पढ़ लो इसको, फिर बाद में मत बोलना। पढ़ो इसको अच्छे से पढ़ो, फिर अभी बताऊंगा, फिर आप वापस वही बात बोलोगे। आज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रकट हो गए प्रकट। सोने की कीमत पहले घंटे 20% बढ़ती है, अगले घंटे 6:25 घटती है, फिर कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। 4 घंटे के बाद प्रारंभिक और अंतिम कीमतों के बीच अंतर इतना है। देखो कुछ नहीं है, 20% बढ़ने का मतलब है 1/5, और 6.25% घटने का मतलब क्या है? ये 6:25 कहां आता है? 1/15 में आता है क्या? 100 में 15 का भाग दोगे, 15 इंटू 6 90, है ना? 90 जाएगा तो बचेगा आपका कितना? बचेगा आपका 10/15, नहीं 6.25, 16 आएगा ना, 1/16 होता है क्या? 16 इंटू 6 96, बचेगा 4/16, हाँ 1/16 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। चलो अब देखो, पहले घंटे कीमत बढ़ी, कीमत बढ़ गई यानी 5 से 6 हो गई, अगले घंटे घट गई यानी 16 से कम होके 15 हो गई। ऐसा 4 घंटे तक हुआ, तो पहले 2 घंटे ले लेते हैं, है ना? पहले कीमत बढ़ी 5 + 1, फिर घटी, 16 में से 1 गया। पहले इसको सॉल्व करो, जो मैं बता रहा हूं वो समझना। तो आप 5 से इसको उड़ा सकते हो और 2 से इसको उड़ा सकते हो, है ना? तो 2 घंटे का रिजल्ट ये रहा कि 8 से 9 हो गया। सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहे हैं अभी, है ना? 2 घंटे में 8 से क्या हो गया? 9 हो गया। लेकिन ऐसा कितने घंटे तक चला? 4 घंटे तक। तो अगले 2 घंटे में भी फिर यही रिजल्ट आएगा, 8 से 9, हाँ या ना?
2 घंटे में 8 से 9, अगले 2 घंटे में फिर से 8 से 9, यानी टोटल 4 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो 4 घंटे का परिणाम क्या रहेगा, 64 से 81। ऐसे अपन इसको 4 घंटे कर लेंगे, 2 घंटे फिर अगले 2 घंटे का रिजल्ट, टोटल 4 घंटे का रिजल्ट। प्रारंभ और अंत में अंतर इतना है, तो 4 घंटे के बाद की कीमत क्या है, देखो दोनों में अंतर है 21250 का, जबकि यहां दोनों में अंतर कितने का है, 17 का, 17 का ही है ना, ठीक है 17 का। तो आपसे बोला है 4 घंटे के बाद सोने की कीमत क्या है, यानी लास्ट में 81 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। कुछ लोगों ने तो आंसर भी दे दिया। भाई दोनों की कीमत का अंतर, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 81 में से 64 गया 17, तो बाद में कीमत कितनी हो जाएगी, इसलिए 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हां आंसर इसका करेक्ट है सी वाला, 101250 इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल से मिश्रण पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण। ठीक है, 101250 आ रहा है, 101250 सी सही है। कोई बात नहीं, करो आगे, क्लियर दिखाएं आपको इसको। अच्छे से पढ़ लेना, दिखने में कठिन है लेकिन ये हो जाएगा आराम से, चिंता मत करना। आज परखच्चे उड़ गए। चलिए, चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई, तो 4 सदस्यों के एक परिवार ने प्रति माह इसकी खपत को कम कर दिया, ताकि खर्च पहले की तुलना में 15.5% अधिक हो जाए। प्रत्येक सदस्य औसतन 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह पहले खाते हैं। प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रति माह चावल की गई नई खपत ज्ञात कीजिए। परिवार में एक नया सदस्य भी शामिल हो गया है। देखो, पहले मुझे बताइए कि 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये कैंसिल होगा 4 बार, और ये कैंसिल होगा, 4 नहीं, 4 से लेते हैं तो 4 से 8 बार और 4 से 25 बार, तो 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 8/25, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 15.5%। इसको भी कन्वर्ट करो, दशमलव हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, तो ये आएगा 31। 5 से काटोगे 31 और 5 से काटोगे तो ये 200 आ जाएगा, तो ये आ गया 31/200, है ना। अब आपको एक बात पता है कि प्राइस में हमेशा कंजप्शन, यानी जितनी भी खपत है, कंजप्शन है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें खर्च प्राप्त होता है, यानी एक्सपेंडिचर प्राप्त होता है। यह बात आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे समझना मेरी बात। देखो,
उसका प्राइस क्या था, उसका कंजप्शन क्या था, उस आधार पे हम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लेते हैं। यही बात होती है। तो इन्होंने बोला मूल्य 32% बढ़ा, प्राइस 32% इंक्रीज हुआ। तो 32% का मतलब कि अगर पहले पहले प्राइस 25 था तो वो 8 बढ़ गया, तो अब प्राइस कितना हो गया, अब प्राइस हो गया 33, है ना। कंजप्शन उसने कम किया, खपत उसने कम करी, लेकिन कितनी करी नहीं पता। लेकिन खर्चा पहले से इतना बढ़ गया, यानी खर्चा पहले अगर 200 था तो अब खर्चा 31 बढ़ गया, यानी 231 हो गया। अभी कंजप्शन को देखना, कंजप्शन क्या है अपने को नहीं पता, है ना। प्राइस 25 से 8 बढ़ गया, 25 से 33 हो गया, और खर्चा 200 से 31 बढ़ के 231 बन गया। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ x की जगह क्या रखें कि 200 आ जाए, तो आप कहोगे सर 8 रख लो। y की जगह क्या रखें, क्योंकि इनका गुणा होता है ना, y की जगह क्या रखें कि ये आ जाए, बताओ। तो 7 रख दें क्या, 7 या 21 का 1 21 और 2 23। तो मुझे पता चल गया कि उसका कंजप्शन 8 से क्या हो गया, 7 हो गया। मजा आया, है ना। 25 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए, 8 का। 33 में किसका मल्टीप्लाई करें कि यह आ जाए, तो वो आ गया आपका कितना, 231। अब बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, तो फिर इसके आगे बात करें। जल्दी से बोल दो। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे समझना, एक बात समझना। पहले की खपत 8 थी, जबकि पहले का कंजप्शन 6.4 केजी था, है ना, 6.4 केजी था। 8 बराबर इतना, तो 1 बराबर 0.8, या ऐसे कर सकते हैं कि पहले का कंजप्शन 6.4 जो 8 के बराबर था, तो अभी का कंजप्शन कितना, तो ये आ जाएगा 7 बराबर कितना, है ना। 8 से कैंसिल होगा 0.8 बार, और 7 से गुणा करोगे तो अभी का फिलहाल का कंजप्शन इनका 5.6 किलो है ना। लेकिन अगर पहले वाले के हिसाब से देखें तो 5.6 पहले 4 लोग खपत करते थे। पहले परिवार में कितने लोग थे, 4 सदस्य थे, लेकिन अब एक नया सदस्य आ गया, मतलब अब 5 सदस्यों में बटेगा। ये पहले 4 लोगों में बटता था, लेकिन अब कितने लोगों में बटेगा, 4 में। भाई पहले ये 4 में बटता था, अब 5 में बटेगा। तो इसको करेंगे सॉल्व, है ना। तो ये हो जाएगा 56, 112, 224, 224, और इसको 5 से भाग देंगे तो 44 और 8, यानी 4.48। अब परिवार की जो खपत है वो 4.48 केजी है। ये आपका आंसर है, 4.48। आया समझ में कि नहीं आया? पहले खपत 8 थी, जबकि रियल में 6.4 थी। 8 की वैल्यू 6.4, तो 7 की वैल्यू क्या, यानी अब वो 5.6 केजी एवरेज कंजप्शन करते। अगर वो 4 लोग होते तो 4 लोग के हिसाब से इतना, तो 5 के हिसाब से कितना, क्योंकि एक नया सदस्य शामिल हो गया है, एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। आया मजा? हाँ, आज हमारी असलियत का पता चल गया सर जी कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा नहीं है। देखो चीजें, आपने एक चीज समझी इस पूरे क्वेश्चन में, मुझे बताओ कि कोई ऐसी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी हो। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, नए नए क्वेश्चंस लगाते हो, तो जो आपने सीखा है वो आप सीखते हो कि उसको यूज कैसे करना है।
आपको पता सब है, मैं आपको जितना पढ़ाता हूं उससे आप हर लेवल का प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैंने आपको सारे हथियार चलाना सिखा दिए, चाकू चलाना सिखा दिया, बंदूक सिखा दी, टैंक चलाना सिखा दिया, सब सिखा दिया। लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आप सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें तो हैं लेकिन उसको यूज करना नहीं आता। समझ में आ रही है बात, है ना? तो आपको यह समझना है कि मैं कोई भी क्वेश्चन बताऊंगा, चीजें वही होंगी जो हमने पहले पढ़ी है, कंसेप्ट सब वही लगेंगे, बेसिक पूरा वही यूज होगा। बस दिमाग लगाना है कि जो हमें आता है उसको इस क्वेश्चन में यूज कैसे करें, और वो सीखते हो आप प्रैक्टिस से। समझ में आ रही है बात? प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिस से यही फायदा है कि जो हमें आता है उसको हम यूज करना सीखते हैं। सवालों का अंत नहीं है, क्वेश्चंस का अंत है ही नहीं। इतने सवाल नए नए मिलेंगे, लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाओगे, जब आप उनको सॉल्व करोगे, तो आप तरीके वही लगाओगे जो आपने क्लास में सीखे हैं। ये चीज को जिस व्यक्ति ने सीरियसली समझ लिया ना, वो कभी रुकेगा नहीं। कई लोग सोचते हैं सर इतने नए सवाल हम क्या करेंगे। सवाल तो नए मिलेंगे, सवालों का अंत नहीं है। जो सीखा है उसको यूज करना सीख लो, बस तभी अंत आएगा। राफेल भी सिखा दिया। एक परिवार में प्रति माह 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं की खपत होती है। 350 रुपए खर्च होते हैं। चावल का मूल्य, यार ये कल कर लिया था क्या? रिपीट जैसा क्यों लग रहा है मुझे? ये कल हो गया था, ये रिपीट हो गया है। कल ये सवाल हमने कर लिया था, मुझे तो याद आ गया। आपको याद आया कि नहीं आया बताना मुझे, है ना? अगला सवाल देखते हैं। इसको देखो भैया, देखो एयरक्राफ्ट की बात करी और एयरक्राफ्ट आपके सामने हाजिर। हम्म पढ़ो इसको अच्छे से। पढ़ लिया? अच्छा 156 वाला था। देखो HAL है ना, हिंदुस्तान आई थिंक एयरक्राफ्ट या ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं है। लिमिटेड करके कुछ है। 5:4:2 के अनुपात में 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट H1 H2 H3 का निर्माण करते हैं। एक H1 है, तो एक H2 है, तो एक H3 है। और हम इनको एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम कि ये 5:4:2 के रेशो में है ना, तो हम इनको एज्यूम करते हैं 500 400 200। 5 4 9 2 11, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल दिस इज 1100, है ना? अभी आप देखना आगे हमने क्यों एज्यूम किया है, आपको समझ में आएगा। 5 4 और 2 के रेशो में इनका प्रोडक्शन होता है। H1 और H2 10% और 12% नष्ट हो जाते हैं। H1 10% नष्ट होता है और H2 12% नष्ट होता है ना? और H3 85% रह जाता है। 85% रह जाता है। 10% नष्ट होता है तो बचा कितना? 90%। 12% नष्ट हो जाता है तो बचा कितना? 88%। और ये तो पहले से ही बोला है कि 85% हमारे पास है। अब जो एयरक्राफ्ट बचे उसका 40% और 30% निर्यात करते हैं, दूसरे देश को भेजते हैं, और H2 का 75% घर में प्रयोग करते हैं, घरेलू उपभोग में करते हैं। कितना परसेंट घरेलू खपत है? ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, थैंक यू। देखो 500 का 10% तो डिस्ट्रॉय हो गया, किसी काम का नहीं बचा। तो 500 का 90% यानी यूजफुल कितना है? 450।
400 का 88%, 32 का 2 कैरी 3, 32 और 3 35, 352 और 200 का 85% यानी 170 इतना यूजफुल है, ये यूजफुल कंडीशन में उपलब्ध है। इतनी बात समझ में आई, इसको यूज किया जा सकता है। अब समझना, H1 का 40% आप भेजोगे दूसरे देश को तो अपने देश के लिए कितना बचेगा? 60%। H3 का 30% आपने बाहर भेज दिया तो अपने लिए कितना बचेगा? 70%। और H2 का 75% तो वो बोल ही रहा है कि 75% आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, तो ये सारा क्या होगा? डोमेस्टिक यूज होगा, अपने देश में यूज होगा, वो पता चल जाएगा भी कितना है ना जी। तो देखो 450 का 60% कितना हो जाएगा? 270, 270। 352 का 75%, 352 का 75 यानी होता है 3/4, 4 से कैंसिल करा 8 बार और फिर 8 बार, और 88 का अगर ट्रिपल करेंगे तो 24 का 4 और 24 और 2 26 यानी 264। कितना आएगा? 264 और 17 इंटू 7 119। इतना हम डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं, अपने देश में यूज कर रहे हैं। इनका आप टोटल करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 1 15 का 5 फिर से 1, 2 2 4 और 2 6। तो आप 653 एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हो आउट ऑफ 1100 फॉर डोमेस्टिक पर्पस फॉर इंडिया में यूज करने के लिए, है ना। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 11 से 5 बार कैंसिल हुआ, 11 5 जा 55, है ना, बचा 103, 11 9 जा 99 और बचा आपके पास 4/11। इतना प्रोडक्शन का 59 4/11% you are using for domestic. Option C is the answer. समझ में आया? 500 का 90% यूजफुल है और जो यूजफुल है उसका 60% डोमेस्टिक यूज है। 400 का 88% यूजफुल है, उसका 75% डोमेस्टिक यूज है। 200 का 85% यूजफुल है, उसका 70% डोमेस्टिक यूज में है, दैट इज 653। तो 653 1100 का कितना परसेंट है? 59 4/11। H2 का नहीं है, देखो ये H1 है और ये H3 है। H1 40 है, H3 30 है और H2 तो यहां पर है। आप देख लो एक बार अच्छे से। अब देखो H1 H3 और H2 आगे पीछे लिखा है। आया मजा कि नहीं आया? ठीक है, मजा आया? ओके, अब यार समय उतना बचा नहीं है। एक ये सवाल आप आराम से कर लोगे, जैसे अभी अपन ने जो किया ना उसी प्रकार का ये सवाल है। तो अब आप इन 2 सवालों को करने का खुद से प्रयास करना, कभी समय मिलेगा तो हम आपको ये 2 सवाल बताएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपना परसेंटेज चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है काफी मजा आया होगा आपको। एक बार इसका अच्छे से रिवीजन करिए, बाकी खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रश्न लगाइए, सब चीजें आपसे धीरे धीरे बनने लगेंगी। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रण, मिक्सचर एलिगेशन, बहुत यूजफुल चैप्टर है, कल से उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेक केयर।